जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी का जो हमने लेक्चर सीरीज शुरू की थी, जहाँ पे हमने कुछ पिछले सेशंस में हमने क्या क्या देखा है, तो हमने इवोल्यूशन देखा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमने बनना देखा। उसके बाद हमने प्रीएम्बल पढ़ा, तो इसके कुछ फीचर्स पढ़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और फीचर के आगे चलते हुए हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी लेने की कोशिश की। जैसे हमने पार्ट 1 पढ़ा जहाँ पे हमने स्टेट का इवोल्यूशन देखा, और पार्ट 2 पढ़ा जहाँ पे हमने सिटीजनशिप देखा और उससे रिलेटेड जितने इश्यूज थे वो सारे देखने की कोशिश की। सिटीजनशिप के आगे बढ़े तो हमने अगले पार्ट में आने से पहले हमने इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ा। अमेंडमेंट के अलावा बेसिक स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ मेजॉरिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या मेजॉरिटीज़ होती हैं। तो मेजॉरिटीज़ हमने सारी पढ़ी, और उसी के बाद आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और हम आज शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, तब हमने देखने की कोशिश की थी कि हमारे कैसे मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया गया है, और वहीं मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है वहाँ पे कोई बहुत अच्छी सी एक इस तरह का पिक्चर दिखाई देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री राम का पिक्चर है फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे, जैसे ये फंडामेंटल राइट के रखवाले थे, फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देते थे, तो उसी को सिंबल मानते हुए हमने फंडामेंटल राइट में इनका फोटो डाला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन जो आता है फंडामेंटल राइट का, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि फंडामेंटल राइट कितने से कितने आर्टिकल में लिखे हुए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, सबसे पहली चीज़ ये आते हैं आपके पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में आर्टिकल हम देखेंगे तो 12 से 35, 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 to 35 हो गए, और इधर आप देखेंगे तो पार्ट 3 हो गया है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट, ये तीन चीज़ें एकदम इसी लाइन में आपको याद रखनी है। अब उसके बाद जब हम फंडामेंटल राइट्स शुरू कर रहे हैं तो इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे आए कैसे। सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स का हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमें कहाँ से हमें पता लगता है कि फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट टाइम कहाँ देखे गए थे। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री में हमें समझ में आएगा कि जब ये स्टेट डेवलप होना शुरू हुआ तो उस टाइम पे क्या होता था कि धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने मिलकर स्टेट को बनाया, और धीरे धीरे राजा ने क्या किया, अपने आप को इस तरह से एस्टेब्लिश किया, किंग ने जिसको हमने पावर दी थी। हमने क्या किया, स्टेट कैसे डेवलप होता है कि पहले सभी लोग आके मिलके जो है किसी एक को अपनी पावर देते हैं कि हमारे लिए डिसीजन आप लेंगे। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती चले गई, उस पोजीशन को हम कह सकते हैं एक तरह से राजा को हम कहेंगे, किंग को हम कहेंगे कि उसकी जगह ले ली, मोनार्की को हम कहेंगे कि वो जगह ले ली है उस पावर की। तो वो पावर अब इसको पावर कहाँ से मिल रही है, अब ये बोलता है कि मुझे पावर आप लोगों से नहीं मिल रही है, पावर मुझे मिल रही है ऊपर से, यानी कि गॉड की पावर मेरे पास है। अब जो भगवान कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। अब मोनार्की क्या समझने लग गई कि अब जो भी भगवान कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। तो पहले पावर कैसे ट्रांसफर हुआ कि पहले लोगों ने मिलकर जो है एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। पहले पावर लोगों से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो गई, जिसको भी हमने पावर दी थी वो पोजीशन इतनी स्ट्रांग कर लेता है कि वो पोजीशन हेरेडिटरी हो जाती है, यानी उसके बाद उसका बेटा बनेगा, मोनार्की जिसे हम कह सकते हैं। और वहीं पे ये अब क्या बोलेगा कि मुझे पावर जो है नीचे वाले लोगों से नहीं मिल रही है, अब उसे पावर बोलता है कि मुझे डायरेक्ट गॉड से आदेश मिलता है, भगवान से आदेश मिलता है। तो अब क्या करेगा, अब वो सिटीजन्स को, जिन लोगों से उसको पावर मिल रही थी उनको सिटीजन नहीं समझेगा, अब उनको क्या समझेगा, सब्जेक्ट समझेगा। तो क्या करेगा, किंग जो होगा वो अब क्या समझने की कोशिश करेगा, सब्जेक्ट समझेगा लोगों को, कि अब जो मैं बोलूंगा, क्योंकि वो क्या मानने लग गया, खुद को मानने लग गया है इक्वल टू गॉड, भगवान के इक्वल अपने आप को मानने लग गया है। अब बोल रहा है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा इनको करना पड़ेगा, वैसा इनको करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन आ गई, और ये सिचुएशन खराब होती जा रही थी। तब अचानक से लोगों ने डिमांड करनी शुरू की कि हम सब्जेक्ट नहीं हैं, हम सिटीजन हैं, और हमारे भी कुछ राइट्स होने चाहिए। और यहीं पे जब ये आंदोलन इतना बढ़ गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर एक किंग होते थे, किंग जॉन। इंग्लैंड के अंदर एक किंग होते थे, किंग जॉन। इन्होंने फर्स्ट टाइम लोगों को उनके राइट्स वापस देने की बात की।
लोगों को बोला कि हाँ तुम्हारे राइट्स हमें देंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने रिटर्न राइट्स दिए, लिख के दे दिए लोगों को कि आपको ये राइट्स मिलेंगे। तो रिटर्न राइट्स का अगर हम फ्री हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट हमें हिस्ट्री मिलती है रिटर्न राइट्स की किंग जॉन के द्वारा जो दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1215 में। किसको? इंग्लैंड में। इसीलिए, और ये जो राइट्स दिए गए इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा, रिटर्न राइट्स। अब बेसिकली जो भी किंग या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करती है तो उसे चार्टर के फॉर्म में लेके आता है। कि किस फॉर्म में लेके आते हैं? चार्टर के फॉर्म में। तो किंग ने चार्टर इशू किया, ऑर्डर इशू किया कि मैं तुम्हें राइट देता हूं, तो उसे बोला गया चार्टर ऑफ राइट्स, और इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। क्यों बोला जाता है मैग्ना कार्टा? तो इसको अगर आप समझेंगे इसके मीनिंग से, तो मैग्ना का जो मीनिंग होता है, मैग्ना का मीनिंग होता है बिग, और कार्टा का मतलब होता है चार्टर। कार्टर का क्या मतलब होता है? चार्टर, बिग चार्टर। तो उस टाइम के हिसाब से जब लोगों को सब्जेक्ट समझा जाने लगा था, भगवान की उपाधि ले ली थी राजा ने, तो उस टाइम पे लोगों को अधिकार मिलना सच में बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? बिग चार्टर। कि एक टाइम पे बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा कदम था, तो बिग चार्टर, बिग ऑर्डर हम कह सकते हैं। तो इसे इसीलिए हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और इसी कारण से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? क्योंकि वो हिस्ट्री से जुड़ी हुई बात है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किए कहाँ से किए हैं? तो हमने लिए हैं यूएसए से। कहाँ से लिए हैं? तो हमें पता लगेगा हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जब यूएस ने, अगर वर्ल्ड में पूछा जाए फर्स्ट टाइम किस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट देने की बात की गई थी, तो यूएसए ने फर्स्ट टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए थे एज ए बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स थे। और वहीं से हमने, उन्हीं की अगर हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन से, वहीं से हम इंस्पायर हुए कि हमें भी अपने लोगों को राइट्स देने हैं। तो हमने भी अपने लोगों को पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में 12 to 35 में फंडामेंटल राइट दिए हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता रहेंगी। अब उसके बाद अगर हम कहेंगे कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमने फंडामेंटल राइट तो दे दिए। कितने दिए? 26 जनवरी को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया है, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने फंडामेंटल राइट थे? कितने थे? तो आप बताएंगे कि जब ओरिजिनली जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। और इन्हीं 7 में से अगर हम देखेंगे कि एक राइट हमने डिलीट कर दिया है। कौन सा राइट है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमने डिलीट कर दिया है। कब डिलीट किया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको डिलीट किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948 में हमने एक राइट डिलीट कर दिया है। कौन सा राइट डिलीट किया है? राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 में होता था, तो ये हमने डिलीट किया है। पहले 7 थे, एक डिलीट हो गया, कितने रह गए? तो आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। अगर टोटल 6 हैं, हमने फंडामेंटल राइट को हटा दिया है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया है, तो आज राइट टू प्रॉपर्टी क्या हमारे पास है? नहीं। तो आप कहेंगे है, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है। आज के टाइम पे अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी आज के टाइम पे लीगल राइट है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 300A में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो अब क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है। तो इतनी चीजें हमें पता लगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मैं तब से आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, और यहाँ मैंने लीगल राइट बोला, तो ये फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल है क्या चीज? वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? इसको हम फंडामेंटल राइट क्यों बोलते हैं? तो आपको जब इसका मीनिंग समझ में आएगा तो आप समझेंगे कि ये फंडामेंटल इसलिए हैं क्योंकि दे आर गिवन और गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, तो दे आर गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सिर्फ इतने से फंडामेंटल नहीं हो जाता, उसके साथ दूसरी चीज भी एसोसिएटेड है, दे आर जस्टिसिएबल या फिर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स।
तो दो चीजें ध्यान रखना इसमें, पहली कि गारंटीड है, कौन गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और दूसरी एनफोर्सेबल है और जस्टिसिएबल है। कहाँ जस्टिसिएबल है, कौन इनको एनफोर्स कर सकता है, तो कोर्ट्स। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, तभी हम इनको फंडामेंटल कहते हैं। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस तरह के राइट्स हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह के राइट्स हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपके सिविल राइट्स हैं, या फिर ये हम कह सकते हैं पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 12 से 35 में आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, दे आर नॉट सोशल और इकोनॉमिक राइट्स। ध्यान रखना, हमारे फंडामेंटल राइट सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, वो हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे। यहाँ पे फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दे आर सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट्स। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब हम पढ़ रहे थे कि हमारे लिए राइट्स जरूरी, सिटीजनशिप का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम पढ़ रहे थे कि हमारे लिए सिटीजन होना क्यों जरूरी है, सिटीजन होने के क्या फायदे हैं। तो हमने वहां पे भी एक चीज पढ़ी थी और यहाँ पे भी उस चीज को रिपीट करेंगे कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। कौन कौन से राइट हैं, तो आर्टिकल 15 में लिखा है, 16, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 और 30, ये सारे राइट्स हैं। हम समझेंगे धीरे धीरे कौन कौन से। तो ये सारे राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं। तो आपको ये नंबर्स ऐसे कैसे याद करने हैं, 15, 16, इसको नहीं भी याद करो कोई बात नहीं, 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे याद होने चाहिए। 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। 18 सब क्लॉज 2 है, वो जब आएगा वो भी बताऊंगा क्यों है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं कि हमारे टोटल हमने कितने बताए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, एक डिलीट हुआ। कौन सा डिलीट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा डिलीट हुआ। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ। कौन से आर्टिकल में डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ। कौन से उसमें अमेंडमेंट में डिलीट हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इतनी चीज हमने पढ़ी। उसके अलावा जो 6 बच गए, टोटल 7 थे, अब टोटल जो 6 फंडामेंटल राइट बच गए वो कौन कौन से हैं, तो पहला अगर आप देखोगे तो पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, कई बार इनको ग्रुपिंग में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राइट टू इक्वालिटी आपके कितने से कितने आर्टिकल में है। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको इन्हीं ग्रुपिंग के हिसाब से इनको पढ़ाऊंगा। तो राइट टू इक्वालिटी आपका किस से किस आर्टिकल के बीच में आता है, आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है। उसके बाद हम सेकंड अगर आपका देखेंगे राइट, तो सेकंड राइट आपका आता है राइट टू फ्रीडम, और राइट टू फ्रीडम आपके आर्टिकल 19 to 22 लिखे गए हैं। उसके बाद थर्ड राइट अगर आप देखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आप देखेंगे कि आर्टिकल 23 और 24 में लिखे गए हैं। और उसके बाद आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आपका 4th राइट हो जाएगा, ये कहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप देखेंगे कि ये लिखा गया आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे आते हैं 5th राइट, जिसको हम बोलेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कहाँ लिखे गए हैं, आर्टिकल 29, 30 में। और उसके बाद एक आर्टिकल जो अब डिलीट हो गया है, आर्टिकल 31, ये डिलीट हो गया है। और हमारा 6th राइट जो बच जाता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और आर्टिकल 32। तो ये 6 राइट्स आपको याद होने चाहिए। ये 6 राइट्स हैं और इसी में आपको इस ग्रुपिंग में याद करने हैं, जिसमें आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, मैं आज आपके साथ सिर्फ और सिर्फ राइट टू इक्वालिटी डिस्कस करूंगा। बहुत ब्रीफ में आपके साथ इनको डिस्कस करूंगा ताकि आपको इनमें से कोई भी डाउट ना रहे। तो राइट टू इक्वालिटी में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी राइट टू इक्वालिटी में जाने से पहले फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर्स हैं, और एक एक फीचर में एक एक क्वेश्चन बनता है। इन फीचर से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। सबसे पहला है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि फंडामेंटल राइट्स हैव फॉलोइंग फीचर, और उसमें लिख दिया था दे आर ऑब्सोल्यूट। तो दे आर नॉट ऑब्सोल्यूट। कौन सा ऑब्सोल्यूट राइट है, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। आर्टिकल 17 की तरफ हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा आर्टिकल 17 सिर्फ ऑब्सोल्यूट है, बाकी ऑब्सोल्यूट नहीं है। तो ये क्या होता है, एब्सोल्यूट होता क्या है बेसिकली,
तो सबसे पहले दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड, यानी कि उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब कि उनके ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है सबकी समझेंगे, ठीक है। तो पहला कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट, तो इसीलिए हम कह सकते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो यानी कि कोई भी फंडामेंटल राइट है वो ऐसा नहीं होगा कि आपको दे दिया है तो वो आपके पास हमेशा रहेगा, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। किन कारणों से लगती है, हर एक हम फंडामेंटल राइट के साथ उसको समझेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स ज्यादातर जो है वो किसके अगेंस्ट है, ज्यादातर हमें स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं। क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो वो स्टेट से खतरा है, गवर्नमेंट से खतरा है, या फिर जिनके पास पावर है उनसे खतरा है। तो पावर में कौन है, स्टेट है। ये स्टेट क्या है, इस स्टेट की डेफिनेशन भी देखेंगे जब हम आर्टिकल 12 देखेंगे, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये किसके अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सारे स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ एक राइट ऐसे भी हैं जो आपके, हम कह सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल भी उसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई इंडिविजुअल भी हार्म पहुंचा सकता है। तो कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो हमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी दिए गए हैं, स्टेट के खिलाफ भी हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ भी हैं। अब अगर हम देखें तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स वो नेगेटिव कैरेक्टर में। नेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो गलत उनकी वो इंटेंशन है, गलत इंटेंशन के साथ नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उनकी इंटेंशन गलत है, नेगेटिव ये है कि वो किसी चीज को करने से रोकते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो किसी चीज को करने से रोक रहे हैं किसी को। पॉजिटिव क्या हो जाएगा कि वो किसी चीज को करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो ज्यादातर राइट्स अगर हम देखेंगे तो वो किसी न किसी तरीके से स्टेट को रोक रहे हैं कि आपको इनके फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं करने हैं, तो नेगेटिव हो गए। वहीं पे कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जहां पे बोला जाता है कि आपको ये राइट्स इनको देने हैं। स्टेट को क्या बोलेंगे कि ये राइट्स आपको इनको देने हैं। तो नहीं वाला भी पार्ट आ गया और है वाला भी, जो देने हैं वो पार्ट भी आ गया। तो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल यानी कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी तरीके से अगर कोई वायलेट करता है तो आपके पास जस्टिस मांगने का एक रास्ता खुला हुआ है। तो जस्टिस मांगने आप कहां जाएंगे, जस्टिसिएबल कैसे होंगे, थ्रू कोर्ट्स। थ्रू अगर हम देखें तो थ्रू कोर्ट्स आप जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट अगर कोई तोड़ता है तो ये हम कह सकते हैं दे आर जस्टिसिएबल थ्रू कोर्ट्स। अब उसके बाद हम देखें तो दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा गया और ये ऐसे का ऐसा सेंटेंस उठाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना है कि दे आर फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। हालांकि हाई कोर्ट में भी हम जाते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो अंडर आर्टिकल 226, लेकिन फंडामेंटल राइट कहाँ है, 32। इनको तो मजबूरी है, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना है, हाई कोर्ट लेना ले। तो दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो कौन हुआ डिफेंडर और गारंटर ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट। इस चीज का ध्यान रखना। अब उसके बाद कुछ फीचर्स और देखते हैं। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ध्यान रखना, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट मतलब है इनवायबल, कि जिनको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, वो ऐसे नहीं है कि जिन्हें तोड़ा ना जा सके, इनको तोड़ा जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक किया जा सकता है, ध्यान रहेगा। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, या फिर हम कह सकते हैं दे आर नॉट परमानेंट, इनको अमेंड भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है।
लेकिन हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में बेसिक स्ट्रक्चर कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, इंटेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल राइट की। आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, तो फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड विदाउट अफेक्टिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और इंटेंशन। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। अब उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड। बिल्कुल इनको सस्पेंड किया जा सकता है, किस टाइम पे? जब नेशनल इमरजेंसी हो। जब नेशनल इमरजेंसी आ रही हो उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन दो राइट्स फिर भी ऐसे हैं जिनको उस टाइम पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते। कौन से राइट्स हैं? आर्टिकल 20 और 21। इसीलिए इन दोनों राइट्स को हम बोलते हैं इनएलिएनेबल राइट्स, यानी जिनको छीना नहीं जा सकता, वो राइट्स हैं आर्टिकल 20 एंड 21। तो ध्यान रहेगा इनएलिएनेबल राइट्स कौन से हैं। तो इनएलिएनेबल राइट्स हो गए हमारे दो, आर्टिकल 20, 21। आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस, दे कैन बी सस्पेंडेड। कब? जब नेशनल इमरजेंसी हो, उस टाइम पे। अब उसके बाद अगर हम कहें तो क्या इनका हम कहें कि फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड पावर के साथ आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन होगा नहीं, देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। कैसे लिमिटेड? आर्टिकल 31A, 31B, 31C इनके ऊपर कुछ लिमिट लगाते हैं। ये क्या है? ये कुछ राइट्स हैं जो आपके बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ रोक लगाते हैं, कुछ रोक लगाते हैं कि आप चाह के भी आप जो है फंडामेंटल राइट के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि देयर ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय दीज आर्टिकल। ठीक है, तो देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय मार्शल लॉ इन फोर्स। जब मार्शल लॉ है तब भी हम कह सकते हैं कि इनके ऑपरेशन को हम लिमिट कर सकते हैं। उस टाइम पे टेम्परेली हम इनको कंप्लीटली सस्पेंड कर सकते हैं जब मार्शल लॉ लगेगा। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल, कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट तो डायरेक्टली जो उसमें लिखा है ऐसे कैसे एनफोर्सेबल हैं, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनको एनफोर्स करने के लिए हमें लॉ की जरूरत होती है। यानी कि फ्यू एन enabling law made by parliament is necessary। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए कौन बना सकता है लॉ? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इनको एनफोर्स करने के लिए लॉ भी बना सकता है। ज्यादातर अपने आप एनफोर्सेबल हैं, ज्यादातर अपने आप हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट लागू हो जाते हैं। लेकिन कुछ एक लॉज ऐसे, कुछ एक फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए हमें लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसे हैं उनको भी हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको। तो एग्जाम्पल हमने देखा है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम राइट टू एक्ट लेके आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए 2009 में। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, SC ST के वेलफेयर के लिए, उनका हम फंडामेंटल राइट ब्रेक ना हो उसके लिए हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लेके आए 1989 में। तो हम देख सकते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स। तो इतने सारे फीचर्स देखने के बाद अब हम और फंडामेंटल राइट्स की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 12 को। तो आर्टिकल 12 में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों लिखा है? क्या हमें स्टेट नहीं पता क्या होता है? हमें पता है, हमें पता है। क्या पता है? कि पंजाब इज ए स्टेट, यूपी इज ए स्टेट। लेकिन ध्यान रखना, ये वो स्टेट नहीं है, ये वो स्टेट नहीं है जिस स्टेट की आप बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे वो स्टेट है जब हमने बोला था कि दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, तो हम किस स्टेट की बात कर रहे थे? अब उसको ये बताएगा आर्टिकल 12 में कि जब मैं फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे भी फंडामेंटल राइट में यानी कि पार्ट 3 में जहां पे भी स्टेट वर्ड यूज हुआ है तो उसका क्या मतलब लेना है आपको, तो वो स्टेट से आप क्या समझेंगे, तो वो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो क्या है स्टेट का मतलब? तो देखेंगे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, इनके लेजिस्लेचर, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर्स, ठीक है, यानी कि जो इनके लॉ बना रहे हैं वो, लोकल अथॉरिटीज, कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे पुलिस है, म्यूनिसिपैलिटीज है, तो उसको भी स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सिर्फ पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब स्टेट नहीं है। पार्ट 3 के लिए हर कोई व्यक्ति जिसके पास
अथॉरिटी है, पावर है, कहाँ से, गवर्नमेंट से या किसी भी ऐसी पावर देने वाली अथॉरिटी से उसको पावर मिली हुई है, वो स्टेट है। ध्यान रहेगा, लोकल अथॉरिटी स्टेट हैं, पीएसयूज स्टेट हैं, पुलिस स्टेट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टेट है। तो हर कोई जिसके पास पावर है, गवर्नमेंट से मिली हुई है पावर, वो स्टेट है। ध्यान रहेगा स्टेट कौन है। तो हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि पुलिस वाला आके आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट द स्टेट है, तो पुलिस वाले के खिलाफ भी हमें फंडामेंटल राइट के पावर मिली हुई है। तो इसीलिए किस स्टेट की बात की थी, अब आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमें बताएगा कि क्या लॉ है, लॉ क्या है, क्या बता रहा है। इट इज डिफाइनिंग लॉ। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, ये हमें ये नहीं बता रहा कि क्या लॉ है, ये डिफाइन कर रहा है नेगेटिवली, नेगेटिव डेफिनेशन दे रहा है, यानी कि हमें ये बता रहा है कि क्या लॉ नहीं है। तो हमें ये बता के कि क्या लॉ नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि लॉ क्या होता है, कौन सा लॉ जो हमारे यहाँ पे डील होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि यहाँ पे किस लॉ की बात की जा रही है, ये हमें किस तरीके से लॉ की डेफिनेशन बताएगा, ये समझा के कि क्या लॉ नहीं है, लॉ क्या नहीं है, लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन देगा ये। तो कैसे, इसने बोला कि ऐसा कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ इनकंसिस्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। यानी कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि जो इन्हें तोड़ने की काम करेगा या जो इनके अगेंस्ट जाने का काम करेगा। तो क्या समझ में आया कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, उसके अपोजिट जाएगा, क्या हम उसे लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि ऐसा कोई भी लॉ जिसके अगेंस्ट है, वो उसको हम नल एंड वॉइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? नल एंड वॉइड, कि वो लॉ नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी लॉ जो इसके खिलाफ है, फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 के खिलाफ है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इसके खिलाफ है, उसको हम लॉ नहीं कहेंगे। तो लॉ की क्या डेफिनेशन समझ में आई कि कोई भी चीज लॉ है सिवाय उसके जो इसके खिलाफ, यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट के या पार्ट 3 के अपोजिट में जाने की कोशिश करेगा, आपके फंडामेंटल राइट को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको जंप करने की कोशिश करेगा, फंडामेंटल राइट्स को काटने की कोशिश करेगा, वो लॉ नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? नल एंड वॉइड, कि वो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन कौन खत्म करेगा? कौन खत्म करेगा? तो फंडामेंटल राइट का अगर कोई भी लॉ बनता है, उसकी टेस्टिंग के लिए उसे कहाँ ले जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि उस लॉ को रिव्यू करेगा, जुडिशियली रिव्यू करेगा और फिर बताएगा कि ये लॉ है या नहीं। अगर उसे लगेगा कि वो पार्ट 3 को ब्रेक कर रहा है, तो वो बोलेगा कि ये लॉ नहीं है। अगर उसे लगेगा कि ये पार्ट 3 को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो बोल देगा कि ये लॉ है। क्लियर है? तो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 से मिलती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को कहां से मिलेगी? आर्टिकल 13 से मिलती है। तो ये किस लॉ की बात कर रहा है? किस लॉ को टेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो ऐसी कोई भी चीज, यानी कि लॉ में क्या आएगा? ऐसा कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाएगी तो उसको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करेगा, ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा कि हाँ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है लॉ है या नहीं है। कैसे बताएगा? कि जो भी इसके खिलाफ जाएगा, फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 के खिलाफ जाएगा, उसको लॉ नल एंड वॉइड बोल देगा कि ये तुमने गलत डिसीजन दिया है, ये तुम्हारा ऑर्डिनेंस गलत है क्योंकि ये इसके खिलाफ है। समझ में आया क्या डेफिनेशन होती है लॉ की? यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन की बात हो रही है। उसके अलावा और किस लॉ की बात कर रहा है?
नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि कन्वेंशनल लॉ जितने भी होंगे, यानी कि जो आम तौर पे जितने भी हम कहेंगे कि रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनको भी देखेगा कि वो लॉ की तरह काम आ सकते हैं कि मतलब उसको कोई कोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि ये हमारा रीति रिवाज है, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तुम्हारे इस रीति रिवाज के हिसाब से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो इसलिए ये रीति रिवाज इज नॉट अ लॉ, तो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है। देन उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होगा कि जो नीचे वाले लोगों को, जो लोकल अथॉरिटीज को जो पावर दी गई है, अगर वो उस अथॉरिटी का हम पावर यूज करके कोई एक्शन ले रहे हैं, तो वो कोई भी एक्शन अगर होगा, इसके द्वारा कोई भी एक्शन होगा, तो वो लॉ के अंडर आएगा कि नहीं आएगा, जुडिशियल रिव्यू से पता लग जाएगा। तो समझ में आई चीजें, लॉ क्या है। अब उसके बाद ध्यान रखना कि ये जो लॉ है, यहाँ पे हमने इसको कन्वेंशनल लॉ तो बता दिया, लेकिन ये पर्सनल लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। पर्सनल लॉज कौन से हुए? पर्सनल लॉज जैसे मुस्लिम लॉज अलग हैं, हिंदू लॉज अलग हैं, क्रिश्चियन के लॉज अलग हैं, तो रिलीजन के बेसिस पे जो इनके पर्सनल लॉज बने हुए हैं सभी के, उसके ऊपर ये लॉ वर्ड अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम राइट टू रिलीजन में देखेंगे हमें इसकी छूट मिली हुई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये लॉ पर्सनल लॉज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, और इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे। अब उसके बाद आर्टिकल 12 हमने पढ़ा, 13 हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18, जो हमारा है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 टू 18। जब भी आप वीडियो देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आए कि ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं किसके अंडर है, तो मैंने हर आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे लगाया गया है ये किसके अंडर आएगा। तो आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर हम पढ़ रहे हैं, और आर्टिकल 14 टू 18 आता है आपका इक्वालिटी, जहाँ पे इक्वालिटी देने की बात की जा रही है। तो किस तरीके से देने की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 14 में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल 14 में दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस बार के अगर हम देखें 2020 के सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 14 में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था अगर आपको ये पता है तो इसमें आर्टिकल 14 के अंदर दो चीजें आई, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस कॉन्सेप्ट है। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये कुछ करने से रोकता है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये कुछ करने के लिए बोलता है। अब वो क्या करने से रोकता है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में अगर आप डिफरेंस समझें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की क्या बात होती है कि लॉ के आगे सब इक्वल है। अगर हम इसका सिंपल मीनिंग देखें तो लॉ के आगे सब इक्वल हैं। लॉ ने क्या की हुई है? आंख पे पट्टी बांधी हुई है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम बूढ़े हो, तुम बच्चे हो, कुछ नहीं देखेगा। लॉ के आगे सब बराबर है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सीधा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मर्डर वाला एग्जाम्पल ले लो कि एक छोटा सा बच्चे खेल खेल में किसी को पिस्टल से मार देता है, उसके पापा की पिस्टल लेगा और खेल खेल में वो किसी को मार देता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसने क्या किया है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बूढ़ा है, उसने क्या किया है? उसने मर्डर किया है। तो मर्डर की जो सजा होगी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, क्योंकि लॉ के आगे सब इक्वल है। लेकिन वहीं पे यूएस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आती है। तो यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है लॉ के ऊपर। इक्वल प्रोटेक्शन यानी कि सिचुएशंस काउंट होती हैं कि किस सिचुएशन में उसने वो एक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चे ने खेल खेल में, जानबूझ के, उसका इंटेंशन मर्डर नहीं था लेकिन वो खेल खेल में हो गया, तो क्या हम उसे कि जिसने इंटेंशन के साथ मर्डर किया और जिसने बिना इंटेंशन के साथ मर्डर किया दोनों को इक्वल रख सकते हैं? नहीं। तो इसी चीज को हम बोलेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि उसको उसी नजर से देखा जाएगा जिस सिचुएशन में उसने एक्ट किया है। तो ये हमने कहां से लिया? यूएस से। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब जब हम इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें एक और चीज पढ़ने की आवश्यकता होती है, रूल ऑफ लॉ। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है।
इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, किसने इसको दिया था, तो ध्यान रखना रूल ऑफ लॉ किसने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था, एवी डाइसी ने दिया था। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि लॉ का शासन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, लेक्स रेक्स, क्या बोलता है, लेक्स रेक्स, यानी कि लॉ इज किंग, कि लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि हर जगह लॉ का शासन है, लॉ इज किंग, तो ये बोलता है रूल ऑफ लॉ। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट, ये तीनों याद रखना, रूल ऑफ लॉ के 3 कंपोनेंट है, तीनों को पूछा जा सकता है। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होगा, कहाँ होगा रूल ऑफ लॉ, हम कहाँ कह सकते हैं कि कहाँ पे रूल ऑफ लॉ चल रहा है, जहाँ पे लॉ की सुप्रीमेसी है, कि लॉ के ऊपर कुछ नहीं है, सबसे बड़ा लॉ है, उसको सब मानते हैं, तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि किसी के पास ऐसे किसी को फालतू की पावर नहीं दी, आर्बिट्रेरीनेस नहीं है पावर में, किसी को ऐसे ही पावर नहीं दे दी हमने कि जिसको हमने लॉ के ऊपर रख दिया। तो इस तरह का एब्सेंस होना चाहिए आर्बिट्रेरी पावर की, जो लॉ को तोड़ सके, इस तरह की पावर किसी के पास ना हो, तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। तो सब कुछ लॉ के हिसाब से चलना चाहिए, बगैर लॉ के किसी को पावर ना दी जाए, तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। और तीसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि लॉ सबको अलग अलग नज़र से देखे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने रूल ऑफ लॉ से लिया हुआ है, तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ हमें पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला क्या होगा, पहला हो जाएगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा क्या हो जाएगा एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये 3 हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं रूल ऑफ लॉ के। अब जब हम बोल रहे हैं कि हमारा आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आशा करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्या सब लॉ के आगे बराबर है, तो हम देखेंगे कि जब हम फीचर्स की बात कर रहे थे तब हमने बोला था कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो एब्सोल्यूट नहीं है तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफाइड, यानी कि उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इसका क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो रेस्ट्रिक्शन अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट को हमने लॉ से ऊपर रखा हुआ है, यानी प्रेसिडेंट जब ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ हम केस शुरू नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम केस नहीं कर सकते, तो हमने उसको लॉ से ऊपर रखा हुआ है। तो एक्सेप्शन है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एब्सोल्यूट नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। समझ में आया क्यों बोला था मैंने, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को इससे ऊपर रखा गया है, गवर्नर को इससे ऊपर रखा गया है, फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऊपर उसको ऊपर रखा गया है, और एमपीज और एमएलए जब सेशन में चल रहा होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस टाइम पे हम अंदर घुस के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको इससे ऊपर रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस लॉ, इसके हमारे आर्टिकल 14 के। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आर्टिकल 15 भी किसके अंदर लाई करता है, इक्वालिटी के अंदर लाई करता है, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, तो आर्टिकल 15 में क्या देखेंगे हम, तो आर्टिकल 15 में आपको जो है समझ में आएगा कि ये किस चीज के ऊपर है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये बोल रहा है कि स्टेट कुछ ग्राउंड्स पे इसके सिटीजन्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मैंने आपको बोला था कि कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। हमें कैसे पता लगा, जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहां पे आपको यहाँ सिटीजन वर्ड दिखाई देगा। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको इसमें दिखाई देगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में, आप इसको पढ़ोगे पूरे सेंटेंस में तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा लिखा हुआ सिटीजन। तो यहाँ सिटीजन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि स्टेट अपने सिटीजन्स में कुछ ग्राउंड्स पे, किन ग्राउंड्स पे, ओनली ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रखना, ओनली का, कि सिर्फ इन ग्राउंड पे, किन ग्राउंड पे, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। कौन कौन सा, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। इन अगर हम कहें कि सिर्फ और सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आपके अंदर, तो कहां डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, तो 2 जगह पे। एक तो आपका बेसिकली नो डिस्क्रिमिनेशन इन गिविंग एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स,
एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला वो चीज है जहां पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किस बेसिस पे? रेस के, रिलीजन के, सेक्स पे, कास्ट पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे। यानी कि अगर आपको कहीं पे पब्लिक रेस्टोरेंट पे जाना है, शॉप पे जाना है, होटल में जाना है या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पे जाना है, तो ना तो स्टेट आपसे आपका धर्म पूछेगा, रिलीजन नहीं पूछेगा कि आप इस धर्म के हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ना आपसे आपकी रेस पूछेगा कि आप किस रेस से हो, ना आपसे सेक्स पूछेगा कि आप मेल हो फीमेल हो क्या हो, कुछ नहीं पूछेगा। ना ही आपसे आपकी कास्ट पूछेगा और ना ही ये पूछेगा आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे आप जा सकते हो बिना रोके टोके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन वर्ड आप ध्यान रखना, यहाँ ओनली यूज किया गया है, सिर्फ इन ग्राउंड पे नहीं रोकेगा, इसके अलावा बाकी ग्राउंड्स पे रोक सकता है। जैसे अगर किसी को कोरोना है तो उसको मना करेगा कि आपको पब्लिक स्पेस पे नहीं जाना है, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड हेल्थ नहीं लिखा है। हेल्थ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, हेल्थ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ऐसे ही कई सारी चीजें और हैं जिन पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये तो हमने बोला स्टेट को, और उसके बाद कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं जहां पे सिटीजन और स्टेट दोनों को बोला गया है कि आप, यानी सिटीजन भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे और स्टेट भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कहां जाने के लिए? वेल्स यूज करने के लिए, टैंक, बेदिंग घाट्स, जो बेसिकली स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखें, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ एक लोग ऐसे होते थे जिन्हें हम कुएं पे नहीं जाने देते थे, जिन्हें हम पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाने देते थे। तो वो प्रैक्टिसेस ना हो, उन चीज़ों को रोकने के लिए हमें राइट देना पड़ा, और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना पड़ा कि स्टेट और सिटीजन कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किन बेसिस पे? रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पे, कि इन बेसिस पे आप किसी को नहीं रोकोगे कि अगर कोई किसी कास्ट का है तो आप उसे उस कुएं पे जाने से नहीं रोकोगे, अगर कोई किसी धर्म का है तो आप उसे वहां पे जाने पे नहीं रोकोगे। तो सिर्फ इन बेसिस पे, लेकिन इनके अलावा आप किसी भी चीज पे रोक सकते हो। समझ आया इस ओनली का क्या मतलब है, कैसे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? समझ आया? और यहाँ पे भी अगर आप पढ़ोगे इसको तो सिटीजन वर्ड लिखा हुआ है, तो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है 15 ओनली फॉर सिटीजन। फॉरेनर्स को हम रोक सकते हैं, हमें सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ध्यान रखना। इसीलिए अगर आप देखोगे लाल किले में एंट्री कर रहे हो तो लाल किले में सिटीजन्स के लिए अगर फीस देखोगे तो कम मिलेगी, फॉरेनर्स के लिए अगर आप देखोगे तो लगभग 10 गुना आपको फीस मिलती है। क्यों? क्योंकि हम फॉरेनर्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में हमने कहीं नहीं लिखा फॉरेनर पे नहीं लगाना। और क्या है? 15 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, तो इसीलिए फॉरेनर्स को रोका जा सकता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? तो इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से पढ़ोगे आपको एक एक चीज समझ में आती चली जाएगी। अब इसके रेस्ट्रिक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है। रीजनेबल, मैं इसको बोलूंगा रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है? तो क्या क्या है कि कहां कहां पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो पहली कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जब हमने बोला कि पब्लिक प्लेसेस में हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, तो बस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से सीट क्यों? वहां पे सरकार क्यों डिस्क्रिमिनेट करती है? वहां क्यों करती है? वुमेन्स के लिए क्यों दी जाती है अलग से सीटें? मेट्रो में अलग से डिब्बा क्यों है वुमेन्स के लिए? तो आपको समझ में आएगा, इसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन में लिखा गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो हमें समझ में आएगा कि डिफरेंट ट्रीटमेंट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर हम किसी को थोड़ा सा अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो हम उनके भले के लिए दे रहे हैं। समझ में आया? इतनी चीजें। अब उसके बाद, ये तो ओरिजिनली था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जहां पे अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में हम देखेंगे कि हमने क्या लिखा है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए।
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। कौन बना सकता है? स्टेट बना सकता है। और ये हमने कब ऐड किया? तो ये हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में ऐड किया। और ये क्यों किया? तो ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, उससे रिलेटेड है। तो क्या केस है? चंपकम दोराई राजन केस। चंपकम दोराई राजन केस। चंपकम दोराई राजन केस था जिसमें बेसिकली एक लेडी है और इसका बेसिकली हम देखें तो वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। स्टेट ऑफ मद्रास। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन केस था। इसमें बेसिकली इसको एमबीबीएस में एडमिशन लेना था तो वहां पे वो सीट कुछ रिजर्व हो रखी थी। तो ये चले गई कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, तो आपने क्यों रिजर्व किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ आपकी बात ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ? रिजर्व करने के लिए पार्लियामेंट को एक वो बेसिकली अमेंडमेंट करना पड़ा। और अमेंडमेंट करने में पार्लियामेंट ने बताया कि हमने डीपीएसपी में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 46 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हम सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए किनके? एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन। एससी, एसटी और अदर वीकर सेक्शन के सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हम काम करेंगे और हमें काम करने हैं। तो आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। तो बोला था आर्टिकल 46 है वो तो जस्टिसेबल नहीं है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? बोले ठीक है इसको जस्टिसेबल बना देते हैं, इसको फंडामेंटल राइट में डाल देते हैं। तो आर्टिकल 46 से कॉपी करके हमने कहाँ डाल दिया? फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में डाल दिया कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। किसके लिए? एससी के लिए, एसटी के लिए और अदर वीकर सेक्शन को चेंज करके हमने क्या कर दिया? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्योंकि अदर वीकर सेक्शन तो कोई भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, कास्ट नहीं है ध्यान रखना, क्लासेस के लिए यूज किया जा सकता है और उसके लिए हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा केस था? चंपकम दोराई राजन। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डिस्क्रिमिनेशन वाले राइट में कौन सा केस है? तो वो चंपकम दोराई राजन का केस था। ठीक है, जहां पे हमने ये बेसिकली 15 सब क्लॉज 4 इंसर्ट किया है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टेट एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये रिजर्वेशन दे सकता है कि प्राइवेट, पहले क्या बोला कि गवर्नमेंट एजुकेशन में, जहाँ पे एमबीबीएस में रिजर्वेशन की बात की गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में, अब उसके बाद बोला प्राइवेट कॉलेज में भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 15 सब क्लॉज 6 को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 15 सब क्लॉज 6 में अभी रिसेंटली हुआ है, तो वहाँ आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी स्टेट अलग से प्रोविजन कर सकता है, जहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। समझ में है कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अब उसी से मिलता जुलता अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 16। तो किसके अंडर है? राइट टू इक्वालिटी। ये भी किसी न किसी तरीके से इक्वालिटी देने की बात करता है, यानी कि जो वीकर सेक्शन है उन्हें थोड़ा सा, वहां कैसे इक्वालिटी मिली आपको? यहाँ पे आपको पता लगा कि इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे तो इनको इक्वालिटी मिल जाएगी। अलग अलग धर्मों को इक्वालिटी मिली, अलग अलग कास्ट को इक्वालिटी मिली, अलग अलग हम कह सकते हैं सेक्सेस को इक्वालिटी मिली है, सबको इक्वालिटी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी, लेकिन वो था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे बोला है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए था आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 डील करता है आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए कि यहाँ पे भी आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब आप रेस्ट्रिक्शन नहीं करोगे। तो स्टेट को बोला कि स्टेट आप इन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते हो। किन ग्राउंड्स पे? ओनली किन ग्राउंड्स पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो उसमें भी था, लेकिन इसमें 2 ग्राउंड और ऐड हो गए हैं। क्या क्या? डिसेंट और रेजिडेंस। यानी कि जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दोगे तो रेजिडेंस को आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते, डिसेंट को आप डिसेंसी को नहीं बना सकते, प्लेस ऑफ बर्थ को नहीं बना सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा जैसे ही आप सुनोगे कि जब भी स्टेट सर्विसेज में आप, स्टेट गवर्नमेंट कोई निकालती है फॉर्म, तो उसमें बोलती है कि जो बेसिकली किसी स्टेट से पर्टिकुलर बिलोंग करते हैं उनका इतना कोटा रहेगा, अदर स्टेट वालों का इतना कोटा रहेगा।
लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तब आपको समझ में आएगा कि जब हम रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज अ स्पेशल कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों किया गया? तो इसको समझने की कोशिश अगर हम करें कि ऐसा हो सकता है, दिल्ली के अगर हम एरिया को देखें तो दिल्ली में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में तो स्कूल है ही नहीं। क्या जो दिल्ली में पढ़ा हुआ बच्चा है और नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा हुआ बच्चा है, दोनों जॉब के लिए compete कर पाएंगे? दिल्ली वाले हर जगह जाके जॉब ले लेंगे पूरे इंडिया में? दिल्ली वाले नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे और वहां पे भी जाके एग्जाम क्लियर करेंगे और वहां पे भी जॉब पा जाएंगे? वहां वाले लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इक्वालिटी देने के लिए हमें स्टेट में कुछ कोटा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये चीज़ डाली गई है, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। क्लियर है? उसके अलावा बाकी वही है जो हमने आर्टिकल 15 में पढ़े थे कि स्टेट जो बेसिकली रिजर्वेशन दे सकता है, किस बेसिस पे? किसी को भी SC ST को और अदर एनी बैकवर्ड क्लासेस को, उनको रिजर्वेशन दे सकता है एम्प्लॉयमेंट में। क्यों दे सकता है? क्योंकि इनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। हम यहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। इनको पढ़ने की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो पढ़ने की नहीं मिल पाती है तो जॉब में कैसे compete कर पाएंगे? इसलिए इन्हें भी रिजर्वेशन दे दिया। क्लियर है? अब कैसे हुआ है उसको भी डेवलपमेंट देखेंगे। और उसके बाद a law can provide that incumbent of an office related to religious or denomination institution or a member of its governing body should belong to a particular religion or denomination। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है रिलीजन के हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, और यहाँ पे उसका रेस्ट्रिक्शन भी दे दिया। क्या बोला? कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाला जा सकता है कि दूसरे रिलीजन के लोग वहाँ ना आ जाएं, तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है? तो इतनी चीजें जब आपने समझी, अब उसके बाद जब हम रिजर्वेशन पे पहुंचे हैं कि रिजर्वेशन लगाना है, किस किस को देना है? SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब SC तो समझ में आता है, कास्ट। ST समझ में आता है, कास्ट। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस क्या है? ये कौन है? तो ये समझने के लिए हमें कई सारी कमिटीज बैठानी पड़ी, और वो हमें सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए। इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। अब वो क्या क्या है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने बोला अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्या बोला? बैकवर्ड क्लासेस। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चिंता हुई कि क्लासेस क्या है, इस क्लास का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए उन्होंने पहला कमीशन बनाया और इसको बोलते हैं फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, और इसके नाम बोला जाता है काका कालेलकर कमीशन। 1955 में बना, और इसने बताया कि ये क्लास कुछ नहीं है, ये क्लास कास्ट है। क्या बोला? कि ये क्लास कुछ नहीं है, क्लास कुछ नहीं होता, कास्ट ही क्लास है। किसने बताया? काका कालेलकर ने बताया कि ये जो आप बोल रहे हैं ना अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो क्लासेस व्लासेस कुछ नहीं होता, कास्ट इज अ क्लास। किसने बोला? काका कालेलकर ने। अब इसके पास गवर्नमेंट को जवाब मिल गया, अच्छा कास्ट है क्लास, तो कौन सी कास्ट है अदर बैकवर्ड में? अब क्वेश्चन फिर अटक गए, गवर्नमेंट फिर अटक गई कि कौन सी कास्ट को हम काउंट करें, कि कौन सी कास्ट है जिसको हम बैकवर्ड क्लास में काउंट करें, बैकवर्ड में काउंट करें। तो उसके लिए दूसरा कमीशन बैठाना पड़ा, और दूसरा कमीशन यानी कि सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हम बोलेंगे BP मंडल कमीशन, या फिर फेमस है मंडल कमीशन नाम से, मंडल कमीशन। और इसको अगर हम देखेंगे कि 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने सेटअप किया था। इसको भेजा गया ढूंढने के लिए कि जाओ और इन कास्ट को ढूंढ के आओ जो अदर बैकवर्ड हैं, और इसने कास्ट को ढूंढा। किस कास्ट को ढूंढा? तो इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। ठीक है? तो उसको हम इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे अगर उसको डिफाइन करने आएंगे तो सिर्फ यही चैप्टर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको बेसिकली अगर हम देखें तो इन्होंने उन कास्ट को ढूंढा जिनको हम बैकवर्ड क्लास करेंगे या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट बोलेंगे। तो वो अदर बैकवर्ड कास्ट कौन सी होंगी उसको इसने डिफाइन किया, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1990 में। और उस टाइम पे रिजर्वेशन दिया गया OBC को 27%। इसने डिफाइन किया, पूरा पॉपुलेशन का डाटा लेके आया कि इतने परसेंट हमारे यहाँ OBC हैं, इतने परसेंट जनरल है, इतने परसेंट SC हैं, इतने परसेंट ST हैं। तो इस हिसाब से इनको 27% क्या मिलना चाहिए? रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो 27% रिजर्वेशन दिया गया OBC को अकॉर्डिंग टू सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी कि BP मंडल कमीशन, जिसने कास्ट को ढूंढा कि कौन कौन सी कास्ट बैकवर्ड कास्ट है।
अब उसके बाद जब इसको 27% रिजर्वेशन दिया गया तो आर्टिकल 15 और 16 का हवाला देते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उस केस को बोला गया इंदिरा साहनी केस। जो इस बीपी मंडल के जिसने 27% रिजर्वेशन दिया था, इसके ऊपर जो केस हुआ उसे बोला जाता है इंदिरा साहनी केस, और इसको मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एग्जाम्स में जनरली इंदिरा साहनी केस नाम मिलता है। तो इंदिरा साहनी केस जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 92-93 में हमें दिखाई देगा। और इसमें बेसिकली क्या क्या हुआ, इसने बहुत सारे डिसीजन दिए और इसने बोला कि आपका जो मैक्सिमम हो सकता है रिजर्वेशन वो 50% हो सकता है, 50% के ऊपर आपको रिजर्वेशन नहीं जाना। और इसने बोला जो 27% रिजर्वेशन दिया है बिल्कुल सही दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया 27% रिजर्वेशन ठीक है। दूसरी चीज इसने बोला कि मैक्सिमम रिजर्वेशन आप कितने तक जा सकते हो, 50 तक जा सकते हो, टोटल मिला के, एससी का मिला लो, एसटी का मिला लो, ओबीसी का मिला लो, और कोई रिजर्वेशन वो भी मिला लो, सब मिला के मैक्सिमम 50% तक जा सकते हैं। तो इसने ये रिजर्वेशन में ये कैटेगरीज डाल दी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें बोली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे इतने ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी हम जब इसके लिए अलग से लेक्चर लेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे 2006 में अलग केस होता है नागराज केस, और नागराज केस में पूछा गया कि जो आप अपॉइंटमेंट में जो दे रहे हो, यानी कि आपने शुरू में तो दे दिया रिजर्वेशन भर्ती करने के लिए, उसके बाद प्रमोशन में भी दिए जा रहे हो, तो ये क्या मतलब है। तो इसमें बोला गया कि हम रिजर्व, सुप्रीम कोर्ट में इसमें मना कर दिया कि हमारी कोई पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन में कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर टू डिसाइड ऑन रिजर्वेशन इशू। लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज डाल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डाल दी कि पार्लियामेंट डिसीजन लेगी रिजर्वेशन के ऊपर, हम नहीं लेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक चीजें बोल दी, क्या बोला कि जब पार्लियामेंट कोई भी रिजर्वेशन देती है उसे देखना पड़ेगा कि जिस कास्ट को रिजर्वेशन दे रही है वो कास्ट अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है उस सर्विस में तो उसको देने की जरूरत नहीं। तो ये डिसीजन किसको लेना है, लेकिन पार्लियामेंट को खुद लेना पड़ेगा। एडिक्वेटली देखेंगे रिप्रेजेंट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी वैकेंसीज कितनी है, वो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो वो सारी चीजें नागराज केस से आई। और उसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में देखेंगे, जहां पे बोला गया कि हम 50% की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं और 10% एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं रिजर्वेशन किसको, ईडब्ल्यूएस को। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो इतनी सारी चीजें इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद होनी चाहिए एग्जाम पर्पज से। अब उसके बाद जब हमने आर्टिकल 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज पढ़े, अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं आर्टिकल 17, और ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट है। ध्यान रखना कि अकेला एब्सोल्यूट राइट है ये। एब्सोल्यूट राइट मतलब ये है कि इसका कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इसमें कोई हमने एक्सेप्शन नहीं दिया कि वो कर सकता है, यहाँ किसी को नहीं करनी है। और ध्यान रखना कि ये सिर्फ स्टेट नहीं, सिटीजन भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए सिटीजन से बचाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे मैंने बोला था कि कुछ एक ऐसे भी हैं, कुछ एक बेसिकली फंडामेंटल राइट भी ऐसे भी हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कोई इंडिविजुअल वायलेट कर रहा है तो क्या आप डायरेक्ट कोर्ट जाओगे, पुलिस में भी तो जाओगे। तो पुलिस को केस करने के लिए कुछ ना कुछ लॉ चाहिए, तो लॉ कहाँ से आएगा। इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ी। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जब लॉ लेके आते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ बेसिकली एट्रोसिटीज एक्ट हम देखेंगे जो हमारा आया था, तो अनटचेबिलिटी एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, तो ये सारे हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये अनटचेबल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, जैसा नाम से पता लगता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। और मजे की बात यह है कि इस अनटचेबिलिटी वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही नहीं लिखा कि अनटचेबल होता क्या है, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। और ना ही एक्ट में डिफाइन किया गया अनटचेबिलिटी को, बस ये लिखा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी, इसका एबोलिशन करना है। और इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया। तो सबको, सबके मना किया है कि सबको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करनी है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो अनटचेबिलिटी क्या है, तो इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन।
कुछ क्लासेस ऑफ पर्सन के ऊपर जो अगर हम कहें कि जो सोशल डिसेबिलिटीज इंपोज किया, सोशल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, अगर पाँव नहीं है तो फिजिकल डिसेबिलिटी, आप चल नहीं पा रहे हो, लेकिन सोसाइटी में आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, किस लिए, क्योंकि सोसाइटी ने आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे सोशल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो सोसाइटी अनटचेबिलिटी की वजह से अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, सोशल डिसेबिलिटी, तो वो अनटचेबिलिटी है, यानी सोशल डिसेबिलिटी आपको नहीं करनी है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है सोसाइटी में किसी को कुछ काम करने के लिए। जो सोसाइटी में बाकी लोग कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक कर सकता है बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, तो ये सोशल डिसेबिलिटी है दैट इज इम्पोज्ड ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ, कि उनका बर्थ किसी पर्टिकुलर क्लास में हुआ है, कास्ट में हुआ है, किसी जगह पे हुआ है, इसकी वजह से हम उसके ऊपर सोशल डिसेबिलिटी इंपोज कर रहे हैं, तो वो अनटचेबिलिटी है। तो समझ में आया होगा क्या मतलब होता है इसका। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना ये इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने इसको तोड़ा, कोई भी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर किसी ने अनटचेबिलिटी का ऑफेंस किया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है बेसिकली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए भी। ठीक है, इस चीज ध्यान रखना। और ये राइट जो है बेसिकली अंडर आर्टिकल 17 या राइट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है, स्टेट के खिलाफ तो स्टेट को तो करनी ही नहीं है और इंडिविजुअल को भी नहीं करनी है, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट है, ध्यान रखना, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट। अब इसी में राइट टू इक्वालिटी में हम पढ़ते हैं लास्ट राइट, यानी कि आर्टिकल 18, और आर्टिकल 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आर्टिकल 14 पढ़ा, 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा। बेसिकली इनमें हमने क्या किया कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें ऊपर वालों के बराबर लाने की कोशिश की, रिजर्वेशन दिया, रिजर्वेशन देके उनको इनके बराबर लाने की कोशिश की। 15 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोला कि जो बेसिकली गरीब आदमी उनको भी लॉ के नजर में उतना ही रखा जाएगा जितना अमीर को, उनको बराबर लाने की कोशिश की। 15-16 में रिजर्वेशन देके नीचे वालों को बराबर लाने की कोशिश की। 17 में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस को मना करके जो बेसिकली जिनके साथ प्रैक्टिस की जा सकती थी उनको इनके बराबर लाने की कोशिश की, जिनके खिलाफ नहीं प्रैक्टिस की जाती अनटचेबिलिटी। तो यानी कि अभी तक हमने क्या किया कि नीचे वाले लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की। अब ये राइट ऐसा है, यहाँ पे इक्वालिटी कैसे दे रहे हैं कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनको इनके बराबर लाया जाएगा, यानी इक्वालिटी दी जाएगी। यानी कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल कैसे ऊपर हैं, क्योंकि कुछ टाइटल उन्हें दिए गए हैं, राजा बोल दिया, महाराजा बोल दिया, नवाब बोल दिया, तो हमने ऑटोमेटिकली दिमाग में हमने एक चीज बना ली कि वो तो राजा है, यानी कि हमसे ऊपर है। तो इसमें बोला है कि इस तरह के टाइटल्स जो उनको अलग से राइट देते हैं वो टाइटल यूज नहीं करने हैं। कौन से टाइटल यूज नहीं करने हैं, जो बेसिकली अगर हम कहेंगे कि जो आपने इनहेरिट किए हैं वो टाइटल यूज नहीं करने हैं। तो कौन से टाइटल यूज कर सकते हैं, तो इसके भी रेस्ट्रिक्शन, इसके भी एक्सेप्शन है। हम वो टाइटल यूज कर सकते हैं जो हमने अर्न किए हैं, जैसे आपने पढ़ाई करके कुछ अर्न किया है, आप डॉक्टर बने हो, डॉक्टर यूज करो क्योंकि आपने अर्न किया है। आप मिलिट्री में किसी रैंक में पहुंचे हो, आप कर सकते हो यूज क्योंकि मिलिट्री में आपने उस रैंक को अचीव किया है, अर्न किया है। तो जो चीज अर्न की है वो यूज कर सकते हो, जो इनहेरिट की है वो नहीं कर सकते हो। तो कैसे, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। पहली चीज कि ये स्टेट को ही मना करता है कि आपको किसी को कोई टाइटल नहीं देना है, ठीक है, एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक आप टाइटल दे सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है। देन उसके बाद इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन, ध्यान रखना किसको, सिटीजन को। तो मैंने क्या बताया था, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 और 30, ये बेसिकली वो आर्टिकल हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे 18 सब क्लॉज 2 था, यहाँ पे ये है कि इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, कि सिटीजन को भी मना करता है फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट करना आपने। उसके अलावा फॉरेन जो इंडिया में बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर बेसिकली ऑफिस ऑफ ट्रस्ट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसको भी मना कर रहा है कि अगर तुम यहाँ पे इंडिया में हो तो यहाँ पे आपको कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करना है किसी भी फॉरेन कंट्री के द्वारा। अगर करना है तो आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होगा। अब उसके बाद कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जो आपने अर्न किए हैं, जैसे भारत रत्न,
भारत रत्न जैसे टाइटल हैं, तो उन टाइटल का क्या हुआ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिकली ये वैलिड हैं, आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको एज ए प्रेफिक्स या फिर सफिक्स नहीं यूज करना है। लेकिन आप बता सकते हो कि भारत रत्न उसको मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे भारत रत्न ये, ठीक है। तो बेसिकली एज ए प्रेफिक्स सफिक्स आपको नहीं यूज करना है, लेकिन इन जनरल आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स ओनली हेरेडिटरी टाइटल्स, ठीक है, जो आपने कमाए हैं उनको मना नहीं करता है। तो हमने आर्टिकल 14 to 18 पढ़े, राइट टू इक्वालिटी पढ़ने की कोशिश की। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, इनमें से किन आर्टिकल में फंडामेंटल राइट मेंशन्ड है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा कि इसका हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल 12 से 35 में हमारा पार्ट 3 है, और ये पार्ट 3 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल्स। राइट टू इक्वालिटी 5 आर्टिकल्स में है। कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनमें से आंसर बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने हर एक स्लाइड पे ऊपर डाला हुआ था। आर्टिकल 14 to 18 जो है राइट टू इक्वालिटी हमारा बेसिकली हम देखें तो ये हमारे 14 to 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबॉलिश्ड। किस अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश किया गया था। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट, और ये कब आया था, तो 1978 में। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल आपका 31। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन ये हमने देखा कि कैसे हमारा बेसिकली राइट टू इक्वालिटी हमें दिया जाता है। फंडामेंटल राइट के बेसिक चीजें हमने जानने की कोशिश की, और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से अब बहुत आसान लगने लगी होंगी और बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा, और आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो किस एंगल से उसको पढ़ना है, किस किस वर्ड पे ध्यान देना है, किस वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप सीखते रहेंगे। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।